गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो WCL की एग्जाम होने वाली है 2-3 दिन के बाद 14 तारीख को, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूँ। साथ ही जो DGMS के कैंडिडेट है वो भी अपने इस क्वेश्चंस को देख करके अपनी एग्जाम की तैयारी को पक्का कर सकते हैं। तो जो ओवरमैन माइनिंग आधार के कैंडिडेट हैं, जो मशीनरी की सिलेबस दी हुई है WCL में, उस पार्ट को आज मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। वर्किंग लेजिस्लेशन और वेंटिलेशन वाले पार्ट को मैं अलग से डालूंगा, जो डाल चुका हूं कुछ क्वेश्चंस। तो आइए, मिस्टर सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जिसमें से देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 52 आपके सामने दिखाऊंगा, रिटार्डर ब्रेक से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन 53 जो होगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग सप्लाई करते हैं, उस पर एक क्वेश्चन होगी। क्वेश्चन 54 जो है आपको रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप से है। क्वेश्चन नंबर 55 जो है आपके सामने दिखाई दे रही होगी, जो रीजन फॉर लूप टेकअप इन कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट में जो लूप टेकअप रहती है उसका कारण क्या रहता है, लूप टेकअप क्यों की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 56 में बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर जो खदान में इस्तेमाल की जाती है, वो बल्क ऑयल क्यों की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 57 में टाइप ऑफ इंपेलर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो इंपेलर इस्तेमाल की जाती है वो किस टाइप की रहती है, किन किन टाइप की रहती है, उसकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन 58 में KVAR किलो वोल्ट एम्पियर और किलोवाट में क्या रिलेशन होती है, क्या संबंध है इसमें, उसकी प्रश्न पूछी जाएगी। फ्रेंड्स जो पूछी गई है उसका मैं कलेक्शन रखूंगा। क्वेश्चन 59 में देखिए क्या लिखा हुआ है, परमिशन ऑन इन यूज ऑफ आईसी इंजन, जो 208 रेगुलेशन है आपका CMR 2017 का, उसमें इस बात की चर्चा की गई है, उस पर एक प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है टाइप ऑफ पावर मेंशन इन मोटर प्लेट। जो मोटर होती है ग्राउंड में या आप कहीं पर भी देखते हैं, मोटर प्लेट पर जो पावर मेंशन की गई रहती है वो किस टाइप की होती है। तो इन प्रश्नों के साथ मैं आपका इस स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, स्क्रीन शेयर करते हुए उस क्वेश्चंस को आप देखिए, समझिए और उसको मशीनरी वाले पार्ट को आप तैयारी को पक्का कीजिए। तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रही होगी, जैसा कि स्क्रीन में शेयर कर चुका हूं, जिसमें जो है क्या लिखी हुई है, द रिटार्डर इन ए डंपर हेल्प द डंपर व्हेन मूविंग ऑन। तो जो डंपर में रिटार्डर, यानी कि रिटार्डर एक ब्रेक होती है, जब डंपर मूव करती है किस डायरेक्शन में, तब उसका उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का मतलब हो गया ए नंबर ऑप्शन नन ऑफ द अबव, बी नंबर ऑल ऑफ द अबव, सी नंबर अप द ग्रेडियंट, डी नंबर लेवल रोड, ई नंबर डाउन द ग्रेडियंट। तो यहाँ पर डाउन द ग्रेडियंट ही आंसर होगी, जिसके संबंध में हम लोग रिटार्डर का जो सर्विस ब्रेक है या रिटार्डर ब्रेक है या पार्किंग ब्रेक है, उसकी जांच कैसे करते हैं, और उसकी वीडियो आपकी मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। अब वैसे रिटार्डर ब्रेक आपको दिखा दे रहा हूं मैं पिक्चर में, यहाँ पर स्टीयरिंग के साथ जो ये एक सर्कल के अंदर लगी हुई है, ये रिटार्डर ब्रेक है, जो कि व्हीकल को स्लो करने या मशीन को स्टेडी स्पीड पर लाने के लिए, जब डाउनहिल ग्रेडियंट में डंपर मूव करती है, स्लिपरी रोडवे में जब मूव करती है, सर्विस ब्रेक लगाने के बाद भी मशीन नहीं रुकती है, स्कीड करते जाती है, स्लिप होते हुए स्कीड करते जाती है, तो उस समय पर रिटार्डर ब्रेक के लाइट एप्लीकेशन द्वारा उसको हम कंट्रोल करते हैं। जब बाएं की ओर स्टीयरिंग को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारा चक्का जो है दाहिनी ओर जाता है, स्लिपरी रोडवे के चलते। ऐसे केस में हम रिटार्डर ब्रेक का उपयोग करके उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये 52 नंबर का क्वेश्चन हो गई, जो इसकी पिक्चर में आपको दिखाई दी रही है। ये मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव करिए, ये चक्का है, चक्का के साथ जो है ये आपका रिटार्डर ब्रेक का असेंबली लगी हुई है। चलिए अगले पिक्चर में आते हैं, अगले स्क्रीन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के साथ। द मेन रीजन फॉर यूजिंग हाई वोल्टेज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन, यानी कि जहां पावर प्लांट में पावर जनरेट होती है और वहां से ग्रिड स्टेशन में आती है और सब स्टेशन से होते हुए हमारे कॉलोनी या मोहल्ले तक आती है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस में जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करनी रहती है तो हाई वोल्टेज का ट्रांसफर वहां से क्यों किया जाता है। 33 kV 66 kV का हम लोग ट्रांसफर करते हैं और घर में लाते लाते 250 किलो वोल्ट का उपयोग करते हैं। खदान में आप जो है 11,000 वोल्ट का सप्लाई करते हो, 6600 वोल्टेज तक का उपयोग करते हो। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज का सप्लाई क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कहता है ऑल ऑफ द अबव, बी कहता है नन, सी कहता है इंक्रीज इन सिस्टम रिलायबिलिटी, डी कहता है रिडक्शन इन टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, ई कहता है रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी के सिस्टम को इंक्रीज करना,
या ट्रांसमिशन के रिडक्शन टाइम को रिडक्शन करना, रिडक्शन इन ट्रांसमिशन लॉसेस। तो ये जो ट्रांसमिशन में जो लॉसेस होती है उसको कम करने का ही एकमात्र उद्देश्य होता है वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर सप्लाई करना ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन से। तो आप आंसर ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, व्हिच पंप इज मोर सुटेबल फॉर एन एप्लीकेशन वेयर वेरी हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप्ड एट मॉडरेट डिस्चार्ज। तो किस टाइप का पंप जो है ज्यादा सुटेबल रहती है जब हाई प्रेशर का यानी हाई हेड का आपको डिस्चार्ज करना हो, हाई प्रेशर यानी हाई हेड पर डिस्चार्ज करना हो, और जो मॉडरेट डिस्चार्ज होनी चाहिए, डिस्चार्ज की क्वांटिटी यानी डिस्चार्ज यानी कि क्वांटिटी मॉडरेट होनी चाहिए और प्रेशर लेकिन हाई होनी चाहिए। तो किस पंप को आप प्रीफर करोगे? ऐसे केस में ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर रेसिप्रोकेटिंग पंप, बी नंबर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सी नंबर ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर टरबाइन पंप, ए नंबर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर आंसर मैं बता दे रहा हूं, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो होती है वो जो है आपको हाई हेड डिस्चार्ज करती है और मॉडरेट डिस्चार्ज करती, हाई हेड डिस्चार्ज हाई प्रेशर हाई हेड डिस्चार्ज करेगी और साथ में मॉडरेट डिस्चार्ज करती है। लेकिन टरबाइन पंप भी हाई हेड जिसमें नंबर ऑफ इंपेलर होते हैं वो भी हाई हेड को डिस्चार्ज करने के लिए इस्तेमाल में लाती हैं, लेकिन लो क्वांटिटी में इसकी इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेट डिस्चार्ज के लिए हमको रेसिप्रोकेटिंग पंप का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से आप जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप हाई हेड, लो मीडियम डिस्चार्ज, सेंट्रीफ्यूगल पंप लो हेड हाई क्वांटिटी हाई डिस्चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, टरबाइन पंप हाई हेड और लो क्वांटिटी के लिए डिस्चार्ज के लिए करते हैं आप। तो इस तरह से आपने इसका उपयोग समझा। अब अगर कंपैरिजन की बात करें, द हाइड्रोलिक मशीन्स व्हिच कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द हाइड्रोलिक एनर्जी और कॉल्ड द पंप। पंप किसे कहते हैं? वह मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है पंप कहलाती है। उसी तरह से इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी, अगर बाय मींस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पर एक्टिंग करा करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर क्या मैंने कहा गया, इफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मींस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती है उसके द्वारा जब आप मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो द हाइड्रोलिक मशीन को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का आप डेफिनेशन समझिए, पंप का डेफिनेशन समझ लिए। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में डिफरेंशिएट करिए, कंपैरिजन करिए आप दोनों में। तो इसकी डिस्चार्ज क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, स्मूथ होती है। किसकी? सेंट्रीफ्यूगल पंप की, जिसको आप कहते हो कि क्वांटिटी ज्यादा रहती है, डिस्चार्ज ज्यादा रहती है। डिस्चार्ज इज फ्लक्चुएटिंग एंड पल्सेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग में पंप में क्या होता है? आगे पीछे जो है टू एंड फ्रो मोशन के द्वारा इस डिस्चार्ज होता है। उसके एक प्रिंसिपल जो है टू एंड फ्रो मोशन पर बेस्ड होती है, जिसके कारण से ये डिस्चार्ज की क्वांटिटी फ्लक्चुएट करती है, कभी कम होती है कभी अधिक होती है। चलिए दूसरी कंपैरिजन करते हैं। इट कैन हैंडल ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। हमको सेंट्रीफ्यूगल पंप से लार्ज क्वांटिटी क्यू जो होती है ज्यादा होती है। इट हैंडल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ओनली, यानी रेसिप्रोकेटिंग पंप द्वारा स्मॉल क्वांटिटी में आप डिस्चार्ज करते हो। चलिए सी नंबर में आते हैं, ये नेक्स्ट नंबर में आते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड। इसका उपयोग यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग आप लोग हाईली विस्कस लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हो, यानी कि जो विस्कस जैसे कि आपका हाईली विस्कस में शहद आता है, कचड़े वाली पानी यानी कि जो गाढ़ा पानी होता है उसकी आप डिस्चार्ज करने में इसको आप यूज करते हो। इट इज यूज्ड ओनली फॉर द लिफ्टिंग प्योर और लेस विस्कस लिक्विड। लेस विस्कस लिक्विड यानी कि प्योर वाटर जो होती है उसके लिए आप रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हो। चलिए प्योरिटी की आप बात कर लिए। और नेक्स्ट नंबर में आते हैं, इट इज यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड। इसकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, स्मॉलर हेड रहती है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, लेकिन इसमें स्मॉल डिस्चार्ज हाई हेड रहती है। चलिए आप ये देख लिए। नेक्स्ट में आते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लेस, यानी कि इसकी जो कॉस्ट होती है खरीदने पर कम कीमत में मिल जाती है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप की जो है 4 गुना कॉस्ट होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की सापेक्ष। तो द कॉस्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो ये आपने देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या डिफरेंशिएट कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप रन्स एट हाई स्पीड, ए हाई स्पीड पर रन करती है। दे कैन बी कपल्ड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर, उसको इलेक्ट्रिक मोटर से कपल्ड करके हम लोग हाई स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल पंप को चलाते हैं। यानी आरपीएम इसकी ज्यादा रहती है। इट रन्स, अब यहाँ पर हम लोग देखें किसकी बात करें,
रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात की, इट रन्स एट ए लो स्पीड, ये लो स्पीड पर रन्स करती है। स्पीड इज लिमिटेड ड्यू टू द कंसीडरेशन ऑफ सेपरेशन एंड कैविटेशन, सेपरेशन और कैविटेशन के कंसीडरेशन को ध्यान में रखते हुए उसी कारण से इसकी स्पीड जो होती है लो रखी जाती है। किसमें? रेसिप्रोकेटिंग पंप में, कैविटेशन और सेपरेशन के कारण से। चलिए नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। द ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्मूथ एंड विदाउट मच नॉइस, इसमें ज्यादा शोरगुल नहीं होता, स्मूथ होता है। द मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में द ऑपरेशन ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग इज कॉम्प्लिकेटेड, इसकी ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है। एंड विथ द मच नॉइस, इसमें बहुत ज्यादा नॉइस होता है। द मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होती है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट देखते हैं। इट रिक्वायर्स ए स्मॉलर फ्लोर एरिया, मतलब जब स्टेब्लिश करते हो तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की कम फ्लोर एरिया में ही इस्तेमाल स्टेब्लिश कर लेते हो, लेकिन इसके लिए लार्जर फ्लोर एरिया की जरूरत पड़ती है। इसकी इफिशियंसी हाई होती है सेंट्रीफ्यूगल की और रेसिप्रोकेटिंग की लो होती है। तो आपने 54 नंबर का क्वेश्चन देखा जिसमें पंप के लिए आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है ज़्यादा यूजफुल होगी जब आप प्रेशर ज़्यादा चाहते हो, डिस्चार्ज मॉडरेट चाहते हो। नेक्स्ट नंबर में आते हैं 55 नंबर का प्रश्न में। द लूप टेकअप ऑफ द सिस्टम ऑफ द बेल्ट कन्वेयर इज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि लूप टेकअप जो बेल्ट कन्वेयर में होती है वो किस कारण के लिए होती है? ये नंबर यूज्ड इन लॉन्गर लेंथ ऑफ कन्वेयर बेल्ट, तो कन्वेयर के लॉन्गर लेंथ का उपयोग करने के लिए। बी नंबर टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा बेल्ट, बेल्ट में एक्स्ट्रा बेल्ट को एकोमोडेट करने के लिए, ऑल दी अबव। डी नंबर टू अवॉइड रेगुलर शॉर्टनिंग ऑफ द बेल्ट, बेल्ट के रेगुलर शॉर्टनिंग को अवॉइड करने के लिए। ई नंबर कहता है फॉर टेंशनिंग द बेल्ट व्हेन रिक्वायर्ड, जब बेल्ट की टेंशनिंग की जरूरत पड़ती है तब उसको हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगी हमको बी नंबर देना होगा, टू एकोमोडेट एक्स्ट्रा बेल्ट, एक्स्ट्रा बेल्ट को एकोमोडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे होंगे आपके जो आपका कन्वेयर बेल्ट होता है उसका लुकअप टेक अरेंजमेंट जो है उल्टा जेड जैसा बना हुआ है, जिसमें अगर आप देखें तो ये लूप जो बन रही है इसी को लूप टेकअप कहते हैं, जिसमें ये वाली जो ड्रम होती है जिस पर जो है क्या स्लाइडिंग पुली के नाम से जाना गया है, इसको स्लाइडिंग पुली करती है, रनर पर जो है ये स्लाइड करती जाती है जिसको स्लाइडिंग पुली कहते हैं। इन ए स्टील चैनल रनर, उस स्टील की चैनल पर वो रन करती है। इसकी वीडियो भी जो है आपको मिश्रा सर माइनिंग क्लास में मिल जाएगी, उसकी क्लेरिफिकेशन। यहाँ पर जो है ड्राइविंग गियर दिखाई दे रही है और ये एट टॉप ऑफ ब्रो फॉर द अपहिल कन्वेइंग के लिए, इसमें कांटेक्ट बढ़ाने के लिए ये जो है आपको एक स्नब पुली लगाई जाती है ताकि बेल्ट का ड्रम के साथ कांटेक्ट जो है ज़्यादा रहे, इसलिए यहाँ पर एक स्नब पुली लगाई जाती है। तो ये ड्राइविंग मोटर हो गई। और ये जो है ये यहाँ पे भी देखेंगे कि आप एक स्नब पुली लगी है जो कि ड्रम के साथ बेल्ट का कांटेक्ट को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिलीवरी एंड हो गई और ये जो है ट्रफ बेल्ट आपको ऊपर में दिखाई दे रहा है। तो ये लूप टेकअप का काम है क्या चीज? एक्स्ट्रा बेल्ट को एकोमोडेट करना। ये जान गए आप। 56 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 56 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज्ड फॉर वोल्टेज अप टू। तो ये जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होती है उसका उपयोग वोल्टेज कितने वोल्टेज पर के लिए करते हैं फ्रेंड्स? जो कि ये जो ऑयल सर्किट ब्रेकर या सर्किट ब्रेकर जो होती है उसका काम क्या होता है ये चीज आप जान लीजिए पहले। जब आप पावर सप्लाई करते हैं तो किसी मशीन में पावर भेजनी रहती है, किसी मशीन में नहीं भेजनी रहती है। तो ये सर्किट ब्रेकर ही होती है जिसमें आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपको एसडीएल में भेजनी है, इतना नंबर के एसडीएल में, इसमें नहीं भेजनी है, इस डिस्ट्रिक्ट में भेजनी है, इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजनी है। तो ये सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार की होती है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें ये ऑयल सर्किट ब्रेकर पहला प्रकार जो होती है ऑयल सर्किट ब्रेकर होती है, ऑयल सर्किट ब्रेकर होती है। दूसरा प्रकार होती है एयर सर्किट ब्रेकर होती है। तीसरा प्रकार होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होती है। और चौथा प्रकार होता है SF6 सर्किट ब्रेकर होती है जिसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी कहते हैं। और जो 5वें नंबर का होता है वो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। तो ये जो 5 प्रकार की सर्किट ब्रेकर है जिसका इस्तेमाल हम अलग अलग वोल्टेज के लिए करते हैं, जिसकी मैं स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे किस कंडीशन में हम जो है कौन सा सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, एक टेबल दिखाई दे रहा होगा जिसमें डिफरेंट सर्किट ब्रेकर के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन आपको दिखाई
दिखाई दे रहे होंगे। आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के लिए अगर आप रीड करते हैं, द प्लेन ब्रेक सर्किट ब्रेकर और बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड वाइडली ऑन लो वोल्टेज डीसी सर्किट। लो वोल्टेज डीसी सर्किट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ब्रेक ऑयल, प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर का, एंड लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एसी सर्किट। तो यहां पर लो वोल्टेज कौन सी है? 440 वोल्ट। वैसे 250 से कम वोल्टेज को लो वोल्टेज हम लोग कहते हैं, लेकिन यहां पर ऑयल की मात्रा को बढ़ा करके हम यहां पर मीडियम वोल्टेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए 440 वोल्ट ही इसकी राइट आंसर होगी। अब देखिए एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कब करते हैं? तो बिलो वोल्टेज, जब 1 किलो वोल्ट से यानी 1000 वोल्ट से कम वोल्टेज पर एयर सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल की जाती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कहाँ के लिए करते हैं? बिटवीन 400 किलो वोल्ट एंड अबव, 400 से अबव के लिए हम लोग एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये भी जो है मीडियम टू हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है एयर सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर अलग हो गई, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अलग हो गया। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के लिए देखिए आप, तो ये जो होती है 11 kV या 33 kV या उससे अधिक के लिए हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल से देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए। क्या है? रेटेड वोल्टेज बिलो 1 किलो वोल्ट के बीच रहेगी, नीचे रहेगी, तो आप एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। 3.3 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट तक रहेगी तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको वैक्यूम इसमें ज्यादा प्रीफर कर सकते हैं। 13.2 किलो वोल्ट से लेकर के 220 किलो वोल्ट के बीच में रहती है तो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगी SF6 को प्रीफर करना। जब 13.2 किलो वोल्ट से 220 किलो वोल्ट के बीच में आपको सप्लाई देनी रहती है तो उसमें स्विच कट करने के लिए आप सर्किट ब्रेकर SF6 का इस्तेमाल कीजिएगा। 400 किलो वोल्ट से 760 किलो वोल्ट के बीच में अगर आपको इस्तेमाल करनी है तो SF6 सर्किट ब्रेकर या एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें प्रीफर कीजिएगा SF6 सर्किट ब्रेकर को। तो आप बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल 440 वोल्ट, ए नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज हायर स्पेसिफिक स्पीड देन द अदर। इनमें से कौन सी सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इंपेलर है, इनमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैज हायर स्पेसिफिक स्पीड, इनमें से कौन सा सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो कि हायर स्पेसिफिक स्पीड देती है अदर के सापेक्ष में। तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, पहले इसको आप समझ लीजिए। स्पेसिफिक स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन आइडल पंप ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू द एक्चुअल पंप। जो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द आइडल पंप का स्पीड का तात्पर्य है ऐसा पंप जिसका ज्योमेट्रिकली तो एक्चुअल पंप जैसा ही रहती है, विच व्हेन रनिंग एट दिस स्पीड, जो कि उस स्पीड पर वो रनिंग करती है, विल रेज ए यूनिट वॉल्यूम, जिसमें वो पानी को या फिर वो लिक्विड को यूनिट वॉल्यूम को रेज करती है, किसके साथ? यूनिट टाइम में, थ्रू ये यूनिट हेड के साथ। यूनिट हेड वन यूनिट हेड 1 यूनिट टाइम में यूनिट वॉल्यूम को रेज करने के लिए ऐसा पंप हमको आइडल पंप कहलाता है, और उसकी स्पीड को ही स्पेसिफिक स्पीड कहते हैं, जिसको निकालने के लिए NS = n√Q/3/4 का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे NS क्या है? स्पीड ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द आइडल पंप, N जो है नॉर्मल पंप का RPM है, स्पीड है, Q है क्वांटिटी डिस्चार्ज हो रही है, H जो है हेड इन मीटर है। तो अब यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ इम्पेलर के साथ एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्पीड रेंज के लिए दिया हुआ है। किस स्पेसिफिक इस रेंज के लिए दिया हुआ है? यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड रेंज 500 से 4200 RPM के बीच में जब रहे तो हम यहाँ पे इम्पेलर का टाइप रेडियल इस्तेमाल करेंगे। इसकी एप्लीकेशन हाई हेड लो फ्लो रेट के लिए इस्तेमाल होती है, हाई हेड लो फ्लो रेट के लिए इस्तेमाल होगी। अब यहां पर आपका हाई स्पेसिफिक स्पीड के लिए बोला गया है, तो हाई स्पेसिफिक स्पीड आप देखिए किस में मिल रही है? 9000 से अधिक। तो एक्सियल टाइप का आप इसमें इस्तेमाल करिएगा इम्पेलर, जो कि लो हेड देगी और हाई फ्लो रेट देगी। लो हेड यानी कि कम हेड मिलेगी और आपको हाई फ्लो रेट मिलेगा। तो एक्सियल टाइप का आप इम्पेलर का इस्तेमाल करते हुए एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल कीजिएगा। रेडियल के लिए आपको 500 से 4200 RPM चाहिए और
ऑल हैव सेम स्पेसिफिक, सबका सेम स्पेसिफिक स्पीड नहीं होता। एक्सियल फ्लो ही जो है हाई देती है। मिक्स्ड फ्लो जो होती है 4200 से 9000 के बीच में होती है, जो कि इंटरमीडिएट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो की पिक्चर आपको दिखाई गई है। मिक्स्ड फ्लो में दोनों एक्सियल और रेडियल मिली हुई रहती है। तो आपने समझा सेंट्रीफ्यूगल, अगर आपको स्पेसिफिक स्पीड हायर चाहिए तो आप एक्सियल फ्लो सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 58 नंबर का। KVAR क्या होता है? ए नंबर किलोवाट सैन दिया है, बी नंबर किलोवोल्ट कॉस दिया है, सी नंबर किलोवाट कॉस दिया है, डी नंबर किलोवाट साइन दिया है, ई नंबर किलोवोल्ट 10 दिया हुआ है। तो यहां पर आपको KVAR का फुल फॉर्म जान लीजिए। किलोवोल्ट, K फॉर किलो, V फॉर वोल्ट, A फॉर एम्पियर, R फॉर रेक्टिफायर। तो यहां पर जो है आपको किलो वोल्ट एम्पियर रेक्टिफायर किस बेस पर है, तो यहां पर एक ट्रेंगल आपको मैं पिक्चर के द्वारा बनाने का प्रयास किया हूं, जिसमें बेस के रूप में रियल पावर है जो कि किलोवाट में है, परपेंडिकुलर के रूप में रिएक्टिव पावर है जो कि किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव के रूप में लिखी गई है, जिसको Q बराबर VI साइन थीटा कह रहे हैं। यहां पर रियल पावर की KW को P बराबर VI कॉस थीटा है, और हाइपोटेनस के रूप में आप अपेरेंट पावर को देख रहे हैं KVA के रूप में देख रहे हैं, जिसमें से आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। इस फार्मूले पर अगर पावर फैक्टर आप निकालना चाहेंगे तो ये जो है परपेंडिकुलर यानी कि रियल पावर यानी कि बेस बटे में अपेरेंट पावर यानी कि कर्ण, बेस बटे में कर्ण, P बटे में S ये आती है जो कि पावर फैक्टर कहलाता है। और पावर फैक्टर को P को आप P ही लिखिए, S अपेरेंट पावर अगर है तो अभी जैसे मैं फार्मूला के हाइपोटेनस इक्वल टू होता, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट में आप निकाल दीजिएगा तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यू को रखने पर पावर फैक्टर आपको किलोवाट बटे में किलोवाट का स्क्वायर, रूट के अंदर में किलोवोल्ट एम्पियर स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये जो है आपको ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से आप हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन देखें। साथ ही जो है आप ये कह रहे हैं कि पावर फैक्टर बराबर होती है, पावर फैक्टर बराबर होती है किलोवोल्ट एम्पियर यानी कि लंब बटे में कर्ण, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे में बेस। तो परपेंडिकुलर आपको KVAR दिखाई दे रहा है, बटे में आपको KW दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो KVA बराबर होता है KVA साइन थीटा। KVA साइन थीटा कहने का मतलब कि किलो वोल्ट एम्पियर साइन थीटा। K को K ही रहने दीजिए, लेकिन वोल्ट एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वाट मिलता है, क्योंकि पावर बराबर वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वोल्टेज इनटू करंट होता है, जिसकी यूनिट जो है वोल्ट एम्पियर को ही वाट कहते हैं, जिसके कारण से VA की जगह पे W रखा गई है। तो KW साइन इज द राइट आंसर होगी KVAR के लिए। डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। नेक्स्ट नंबर में देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन कहता है परमिशन टू यूज द IC इंजन इन बिलो ग्राउंड शैल बी टेकन अंडर रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो IC इंजन में जो अंडरग्राउंड में अगर उपयोग करनी हो तो परमिशन जो है किस रेगुलेशन के तहत लेनी पड़ती है, तो इसमें रेगुलेशन नंबर पूछा हुआ है। ABCDE में सभी में आपको 208 रेगुलेशन CMR 2017 की चर्चा किया है, लेकिन देखिए पहला नंबर में 6 सब रेगुलेशन में चर्चा की गई है। तो 6 सब रेगुलेशन जो है 6 नंबर का सब रेगुलेशन क्या कहता है, कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ एवरी अप्रूव्ड मशीन केप्ट एट ऑफिस, यानी कि जो मशीन SDL हो, LSD हो, कंटिन्यूस माइनर हो या अन्य कोई मशीन हो जिसका अप्रूवल आप प्राप्त किए हो, तो उसकी कॉपी को आपको अपने ऑफिस में रखनी है। इस संबंध में 6 नंबर सब रेगुलेशन की बात की गई है। 8 नंबर C वाला ऑप्शन में दिया है सब रेगुलेशन 8 का, लेकिन इसमें कोड ऑफ प्रैक्टिस, सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम्ड बाय द authorized person implemented by the engineer for surface transport and handling machine, जैसे CHP वर्कशॉप। तो CHP वर्कशॉप में जो मशीन होती है, हैंडलिंग मशीन होती है या ट्रांसपोर्ट मशीन होती है, उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस, उसको सही तरीके से कार्य कराने के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस, सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम्ड की जाती है और इंप्लीमेंट की जाती है इंजीनियर द्वारा। उसी तरह से 7वें D नंबर में आपका 7वें सब रेगुलेशन की चर्चा किया गया है, जिसमें सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फ्रेम्ड करेंगे ऑथराइज्ड पर्सन
किसके लिए? ईच टाइप ऑफ मशीन के लिए, जैसे लिफ्टिंग के लिए क्रेन इस्तेमाल करते हैं, पुलिंग के लिए, कटिंग के लिए सीयर कंट्रोल्स मार कर इस्तेमाल करते हैं, लोडिंग के लिए आप एचडीएल एलएचडी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे मशीनरी का आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस तैयार करके ऑथराइज पर्सन रखेंगे और उसको इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेवारी इंजीनियर की बताई गई है। अब सब रेगुलेशन 1 जो ई नंबर में दिया है उसमें कहता है नो इंटरनल कंबस्टन, आईसी मतलब इंटरनल कंबस्टन, नो इंटरनल कंबस्टन इंजन और बॉयलर शैल बी यूज्ड अंडरग्राउंड इन माइन एक्सेप्ट विथ द प्रायर परमिशन इन राइटिंग बाय द चीफ इंस्पेक्टर। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर के प्रायर परमिशन के बिना आपको अंडरग्राउंड माइन में आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन या बॉयलर जैसे उपकरण का उपयोग नहीं करना है। तो यहां पर ई नंबर को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? द पावर स्टार्टेड ऑन द नेम प्लेट ऑफ एनी मोटर इज ऑलवेज। तो मोटर के ऊपर जो नेम प्लेट लगी रहती है उसमें जो पावर स्टेट किया गया रहता है, लिखा गया रहता है, वो किस चीज को दिखाता है? तो ग्रास पावर को दिखाता है, पावर ड्रॉन इन किलोवोल्ट एम्पियर को दिखाता है, पावर ड्रॉन इन किलोवाट को दिखाता है, द आउटपुट पावर एट द शाफ्ट का पर जो आउटपुट पावर होती है उसको दिखाता है। तो ई नंबर ही राइट आंसर होगी, आउटपुट पावर एट द शाफ्ट, जिसमें आपको देखेंगे कि रेटेड आउटपुट पावर ही दिखाती है। द पावर मेंशन्ड ऑन द मोटर नेम प्लेट इन एचपी इज द मैकेनिकल यूजफुल रेटेड आउट पावर रहती है, मैकेनिकल यूजफुल रेटेड आउट पावर ही नेम प्लेट पर रहती है। यू कैन कैलकुलेट द टोटल रेटेड इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर यूजिंग द पी इनपुट बटे पी आउटपुट बटे में इफिशियंसी, जिसकी इफिशियंसी की नॉर्मल फार्मूला पी आउटपुट बटे में पी इनपुट भी कहते हैं। इफिशियंसी फुल लोड इफिशियंसी कहलाती है। और यू कैन यूज द फॉलोइंग फार्मूला टू कैलकुलेट द इनपुट पावर, पी इनपुट बराबर एच पी इंटू 0.7457 बटे में इफिशियंसी। पी इनपुट इज द रेटेड इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर इन किलोवाट है, एच पी इन द रेटेड हॉर्स पावर प्रिंटेड ऑन द नेम प्लेट है, इफिशियंसी इज द फुल लोड इफिशियंसी है। तो 60 नंबर का क्वेश्चन को आपने देखा कि मोटर के नेम प्लेट पर कौन सी पावर लिखी रहती है, शाफ्ट पर का आउटपुट पावर लिखी रहती है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा फ्रेंड्स, आप लोग जो है उसकी स्टडी कीजिए और अपने एग्जामिनेशन को पास करके अपने स्टैंडर्ड को हाई कीजिए और परिवार को खुश रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।